नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस क्लास में। और आप लोगों ने सेट जो बनाया उसमें 1 से लेकर के 50 तक, फिर आप लोगों ने 51 से लेकर के 100 तक, और अब अंतिम भाग है यह। और यह 101 से लेकर के 150 तक होगा। तब हम लोगों का 150 क्वेश्चन का सीरीज जो है वह पूरा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने 2 वीडियो को देख करके बनाया था, उसी तरह से इसको भी बनाना है। अपनी जांच करना है कि कितनी तैयारी जो है अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह जनगणना से है। 101 नंबर क्वेश्चन। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है, ये आपको बतलाना है। जनगणना से क्वेश्चन 1-2 पूछ दिया जाता है। 382 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है वह बिहार में है। जनघनत्व के मामले में बिहार का स्थान जो है वह पहला है। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान जो है वह तीसरा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बतलाना है आप लोगों को। 4 विकल्प जो दिया गया है: तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। तो इसमें वर्षा ही होगा, वृष्टि या वर्षा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। भारतीय कृषि में वर्षा का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? कम पूछा जा रहा है यहाँ, विकल्प में दिया हुआ है सबसे कम। तो अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। यह सीमा लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अगर ज़्यादा पूछ दे सबसे तो बांग्लादेश आंसर दीजिएगा। कम में यहाँ जो विकल्प दिया गया है अफगानिस्तान आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा, बहुत सारे हिमनद हैं और उसी में एक है बलतोड़ा। ये इसका आंसर होगा काराकोरम पर्वतमाला में। इस पर्वतमाला में अन्य प्रमुख हिमनद भी है बलतोड़ा के अतिरिक्त। बियाफो, सियाचिन भी इसी में है जो पूछा जाता है, सियाचिन हिमनद। गॉडविन ऑस्टिन भी इसी में है काराकोरम पर्वतमाला में। और हिस्पार। तो यह 104 का आंसर था। 105, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स जो राष्ट्रीय उद्यान के श्रेणी में भी शामिल है, यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। यह राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। एक तरह से उसका अंग जो है वह आप कह सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? और वह ताजे पानी का भी है। ताजे पानी का गोखुर झील आपको बतलाना है। यह सब बिहार से ही संबंधित दिया गया है। ककोलत,
काफ़ी प्रसिद्ध है। डी इसका आंसर हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय, यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। 107, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? नगर में से यह प्रतिशत निकाल दीजिएगा तो ग्रामीण अगर पूछ देगा तो उसका जवाब ग्रामीण के रूप में दे दीजिएगा। डी इसका आंसर होगा 11.30%। अभी भी बहुत कम परसेंटेज में लोग जो हैं नगरों में निवास करते हैं बिहार में। डी आंसर। 108, बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी महाविहार को ध्वस्त कर दिया था और इसका नाम है गाजी बख्तियार। इसी ने सबसे पहले बिहार को राष्ट्रीय राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया था। 109, शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा? शिशुनाग। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और 394 BC में इसकी मृत्यु हुई। तब इसका पुत्र जो है वह कालाशोक गद्दी पर आया था। कालाशोक। और आप जानते हैं कि कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और यह सिकंदर महान का समकालीन था। अशोक, इसने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त किया था। महानंद, इसको महापद्म नंद भी कहते हैं और यह नंद वंश का संस्थापक था। 110, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर किस वंश की स्थापना की? तो ये तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, नंद वंश। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। इसने एक राट की उपाधि धारण किया था। इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि भी धारण किया था। इसको परशु भी कहते हैं। यह प्रथम शासक है जिसने कलिंग को जीत लिया था। इसके बाद अशोक जीते थे और सिंचाई के लिए इसने कलिंग में एक नहर का निर्माण जो है वह कराया था। मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वह बिंबिसार थे। 111, कलिंग युद्ध अशोक के शासन के किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक का शासन अभी आपको बतलाना है साथियों। अशोक महान, जिनके समय में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और 269 ईसा पूर्व में इनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। तो वहीं से जोड़ा जाता है। वैसे 73 में ही यह गद्दी पर आ चुके थे, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक जो है वह 269 में हुआ। तो उसके अनुसार आप चलेंगे तो यह 8वें वर्ष। डी जो है आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध। इस कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बतलाना है 1962।
बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 मार्च 1962 को पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने मगध विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। 113 रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। क्या अर्थ है वह आपको बतलाना है 113 में। तो 113 का जो लंबा चौड़ा आंसर है वही होगा डी, यह आंसर हो जाएगा। मांग की पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता कहलाता है। परिवर्तनीय मुद्रा वह मुद्रा है जो आसानी से खरीदी, बेची और परिवर्तित की जा सकती है, बिना किसी केंद्रीय बैंक या संस्था की अनुमति के। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीय होने का तात्पर्य यह है कि इसके किसी भी दूसरे देशों में दूसरी मुद्रा के साथ आसानी से परिवर्तित किया जा सकेगा। तो यही डी आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं यह आपको बताना है। इसका सी आंसर हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन। 114 का सी, IMF की परिभाषा के अनुसार नियतम विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यांकन। 115 देखिए, निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, बताना है आपको। आर्थिक उदारीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम बैंक सुधारों से जाकर जुड़ जाता है। आरंभ में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र की तरह बैंकिंग गतिविधियों को भी सरकार रिजर्व बैंक के जरिए नियंत्रित करती है, जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र में कई समस्याएं उभर कर सामने आ जाती है। इन बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए ही 1990 में नरसिम्हम समिति का गठन किया गया था। तो यह पूछ देता है बार बार, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब 115 के बाद 116 देखिए आप क्वेश्चन, सकल मौद्रिक संसाधन क्या है। सकल मौद्रिक संसाधन क्या है। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। सामान्यतया यह मुद्रा पूर्ति को प्रदर्शित करता है। इसमें पोस्ट ऑफिस की जमाएं सम्मिलित नहीं होती है और इसी को सकल मौद्रिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। 117, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों, अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था। डी, कृषि का विकास। इसकी अवधि जो थी 1951 से 1956 तक थी, जबकि लक्षित एवं वास्तविक वृद्धि क्रमशः
2.1 एवं 3.6% रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बार बार पूछा जाता है, किस मॉडल पर आधारित था? यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 18 नंबर क्वेश्चन, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम बतलाना है किसने प्रस्तुत किया था। तो जेबी से ने इसको प्रस्तुत किया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। बाजार नियम। बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। 119 निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन, अर्थात निवल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इसका आंसर आप इसमें देख लीजिए, ए इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। 120 विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आया था? अमेरिका से यह शुरू हुआ था, पूरे विश्व को आर्थिक मंदी की चपेट में ले लिया था और इसकी शुरुआत जो है 1929 में हुआ था। बी इसका आंसर हो जाएगा। और अब यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कोरोना वायरस का फैलाव कहाँ से हुआ? कोरोना वायरस का फैलाव चीन के वुहान शहर से हुआ था। कोविड-19 ये इसका आंसर हो जाएगा। विश्व को अपने पूरे चपेट में ले लिया है अब तो यह। साथियों, भारत भी चौथा स्थान से अब तीसरे स्थान पर आ गया है। तेजी से फैल रहा है भारत में भी। 10,000 से ज़्यादा केस प्रतिदिन अब यहाँ मिलने लगा है। 122 अब बिहार में AES बीमारी से ग्रस्त जिलों में वर्ष 2020 से 2 महीना के लिए MDM की तर्ज पर कौन सी योजना चलाई जाएगी? बताना है आपको। तो MDM के तर्ज पर शाम का भोजन योजना चलाया जाएगा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। 123 ट्रेनों में यात्रियों के मनोरंजन के लिए रेलवे ने देश में कहां पर इंटरटेनमेंट ऑन डिमांड डिवाइस लगाई है? यह कहां लगाया गया है? तो दानापुर रेल मंडल। बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 124 अगस्त 2020 से चीन में होने वाले विश्व शतरंज प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो बिहार के किस खिलाड़ी को? यह कटिहार की निवासी हैं और इनका नाम है एसानी पाठक। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद
125 हाल ही में मिसेज बिहार 2019 किसे चुना गया है? 125 का जवाब दीजिए। मिसेज बिहार यह किशनगंज की हैं रहने वाली और इनका नाम है डॉक्टर तारा श्वेता आर्जा। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 125। और साथियों इसके बाद आगे बढ़ते हैं 126 की तरफ। लेकिन नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूँ कि जो आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 66वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट कब आएगा, तो वह प्रैक्टिस सेट अब आ गया है। देखिए यहाँ पर यह एचडी पब्लिकेशन का यहाँ लिखा हुआ है एचडी पब्लिकेशन और 21 सेट इसमें दिया गया है। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट आप यहाँ देख रहे हैं। साथियों पिछले बार जो हम लोग निकाले थे इस तरह के प्रैक्टिस सेट को, तो बहुत सारा क्वेश्चन आया था उससे, और उसी का परिणाम है कि बहुत मांग किया जा रहा था कि प्रैक्टिस सेट निकाल दिया जाए। विज्ञापन तो आएगा लेकिन प्रैक्टिस सेट निकाल दीजिएगा तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैंने इसको निकाला है, बहुत मेहनत इस पर किया गया है और इसके साथ साथ और भी एक दो पुस्तक है, जैसे आप यह दे सकते हैं, यह मेरा इतिहास का पुस्तक है, यह गागर में सागर। यह जो भी पुस्तक लिए हैं किसी ने आज तक इस पुस्तक की शिकायत नहीं की है। यह संपूर्ण भारत का इतिहास, पहला एडिशन हम लोग निकाले थे, दूसरा निकाले, सब समाप्त हो गया। तीसरा में हम लोगों ने कुछ बिहार और विश्व भी यहाँ पर जोड़ दिया है। इसकी विशेषता क्या है कि चैप्टर वाइज जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है महत्वपूर्ण। जैसे कोई भी चैप्टर आप बनाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर यह क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आप इसको पढ़िए यहाँ पर और पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाइए। इसमें आप देखिए बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं जो बीपीएससी में, अन्य परीक्षाओं में, और इसके बारे में उन लोगों का मंतव्य है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण मेरा पुस्तक है, बिल्कुल साधारण भाषा में, अपने ठेठ भाषा में इसको लिखा गया है, जो आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। और इसको पढ़ करके आप 30 से 35 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से बीपीएससी में बना सकते हैं, बस इतना ही पुस्तक से। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, थोड़ा सा विश्व, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा क्षेत्रीय, सबको मैंने समेट दिया है। और यह पुस्तक जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो यह भी आप मंगा सकते हैं। यह इतना पतला है, नहीं देखना है। 10 से 12 क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा जाता है वह इसी से आएगा। इसमें भी प्रत्येक चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन 10, 15, 8 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण दे दिया गया है, तो यह भी आप मंगा सकते हैं। यह दोनों पुस्तक का कोई मेल नहीं है जो इतना संक्षिप्त में लिख दिया गया है। मैं बात कर रहा था इस प्रैक्टिस सेट का, तो यह आप मंगाइए। और मैंने यहाँ लिखा है कि एचडी पब्लिकेशन, चूंकि यह एचडी पब्लिकेशन निकालती है, और यहाँ पर मैंने लिखा है 66वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 1, यह वॉल्यूम 1 है, आप देख रहे हैं, यह 1। इसका दूसरा वॉल्यूम भी हम लोग निकालेंगे, तो पहले आप इसको लेकर के बनाइए, फिर दूसरा आएगा तो दूसरा बनाइएगा। और इसकी विशेषता क्या है कि मई 2020 तक का करंट घटना इसमें हम लोग शामिल किए हैं। इसमें मई 2020 तक का करंट अफेयर्स शामिल कर दिया है हम लोग, तो आपको करंट अफेयर से भी झंझट से मुक्ति मिलेगा। उसके बाद 150 प्रश्नों की व्याख्या, आंसर इसमें दिया गया है। तो होता क्या है कि कभी कभी ABCD जो है बोलने में B का D हो जाता है जो टाइप किया जाता है, तो हम लोग क्या किए हैं कि 150 क्वेश्चन का इसमें व्याख्या दे दिए हैं। भूल चूक से अगर कहीं A के B के बदले D हो गया तो आप व्याख्या में जाएं, लास्ट में व्याख्या दिया गया है, और उस व्याख्या को देख करके आप आंसर जो है वह अपना निकाल सकते हैं।
आप बना करके अपनी जांच खुद जो है वह कर सकते हैं। तो इसकी यह विशेषता है। साथियों, यह फ्लिपकार्ट पर भी मौजूद है। आप फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, अमेजॉन से मंगाना चाहते हैं तो अमेजॉन से मिल जाएगा। आप जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं तो जो लास्ट होगा 101 से लेकर के 150 तक, वहां पर आप जाएंगे तो यह आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप सर्च मारेंगे एचडी पब्लिकेशन या फ्लिपकार्ट पर भी, अमेजॉन पर भी, तो यह आपको आ जाएगा। अगर उस तरह से नहीं मंगाना है तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए 9631507251। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपके पास कुरियर के माध्यम से या बाई पोस्ट जो है वह भेज दिया जाएगा। यह पुस्तक आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं तो आपके पता पर भेजा जाएगा। कुरियर का खर्च और इसका जो दाम है, जो मूल्य है, वह आपको देना होगा और यह आप कुरियर के माध्यम से आपके यहाँ भेजा जा सकता है। तो इसको निश्चित रूप से लीजिए और मैं एक एक करके इसका प्रैक्टिस सेट कराते चलूंगा, आप बनाइएगा। मैं जब प्रैक्टिस सेट कराता हूं तो आया इसमें जो व्याख्या दिया गया है तो यह 150 नहीं है। एक सेट में कम से कम आपको 400 से 500 क्वेश्चन जो है वह बनेगा। तो यह इसकी विशेषता है। इसी के लिए मैं यह छोटा सा आप लोगों को जानकारी जो है वह देना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। अब आप लोगों के सामने 126 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2019 के लिए बिहार का चयन किस पुरस्कार के लिए किया गया है? सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उद्योग राज्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा राज्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। आपको बतलाना है। करंट अफेयर से यह क्वेश्चन है और यह पूछा जा सकता है परीक्षा में। 126 में आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। अब बीपीएससी में क्या किया जा रहा है कि करंट अफेयर्स में भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन जो है वह डाल दिया जा रहा है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो डाला ही जा रहा है, हम लोग दे ही रहे हैं। सेट में भी मैंने दिया है, लेकिन बिहार पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वहाँ से प्रश्न जो है हम लोगों का नहीं छूटे। 127 नंबर देखिए। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, उज्ज्वला फाइनेंस, बिड़ला पेमेंट बैंक। 127 का जवाब दीजिए। आप लोगों का जवाब आ गया होगा और बहुत सारे लोग सही जवाब देंगे क्योंकि करंट पर आप लोगों की पकड़ ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा ए 127 का। इसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में गठित संजीव पुरी विशेषज्ञ समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? सूक्ष्म लघु वित्त, कृषि निर्यात, बैंकिंग, रक्षा क्षेत्र। आपको बतलाना है और इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कृषि निर्यात। 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में कृषि निर्यात के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह 15वें वित्त आयोग के द्वारा किया गया है। तो यह भी ध्यान में आपको रखना है। 129 हाल ही में अशरफ गनी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपको बतलाना है।
और आंसर जो हो जाएगा 129 का अफगानिस्तान हो जाएगा। सितंबर 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम की घोषणा हाल ही में अफगानिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा किया गया है और अशरफ गनी जो है इसमें विजयी हुए हैं। 130 राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना देश के किस राज्य में की जाएगी? ये आपको बतलाना है। महाराष्ट्र है, गोवा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर जो है वह गुजरात हो जाएगा। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में गुजरात के लोथल में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया है। स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। लोथल तो आप ऐसे भी जानते हैं इतिहास में विश्व प्रसिद्ध था और हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर के रूप में इसको याद किया जाता है। तो यहीं पर अब कभी परीक्षा में पूछ देगा दूसरे रूप में कि किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया है, तो भारत और पुर्तगाल ने हस्ताक्षर किया है। तो यह भी ध्यान में रखना होगा आपको। 131 अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया जा रहा है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है जिसका निर्माण भारत की सहायता से किया जा रहा है? तो आप बतलाइए। यह जो है नेपाल की परियोजना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यह नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अगर पूछ दे कि नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, तो यही अरुण थर्ड जो है, अरुण तीसरा जो है आपको आंसर देना होगा। किसी भी तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन जवाब हम लोगों का वही होगा, इसको गलत भी नहीं करना है। अब क्वेश्चन 131 के बाद 132 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किया है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, भारत, नॉर्वे। जवाब आपको देना है। 132 नंबर क्वेश्चन है, तो 132 का आंसर नॉर्वे हो जाएगा। उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में नॉर्वे के साथ हस्ताक्षर किया गया है। 133 नंबर क्वेश्चन, सूरज कुंड शिल्प कला मेले का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाता है? आपको बतलाना है। 133 का आंसर हरियाणा, डी हो जाएगा। 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 1 से 16 फरवरी 2020 के दौरान, यह फरवरी 2020 में हुआ है साथियों, 1 से 16 फरवरी 2020 के दौरान हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। तो डी इसका आंसर जो है हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, एमसी मैरी कॉम, नरेंद्र सिंह, दिनेश फोगाट।
चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कौन कौन लोग जवाब देते हैं। विराट कोहली हो सकता है? तो नहीं होगा। एमसी मैरी कॉम, तो यही आंसर होगा। अब यह किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। 6 बार की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन रह चुकी हैं यह। एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का निर्णय जो है वह लिया गया है। 135 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण की मंजूरी के संदर्भ में एनबीएस योजना में किस उर्वरक को शामिल किया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फास्फेट। बताना है आपको, करंट से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। 135 नंबर जवाब आप लोगों का आ रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा, अमोनियम फास्फेट। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेटिक पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी को ठीक करने की मंजूरी दे दी है। यह 22 अप्रैल 2020 को दिया गया है। तो मैंने पहले भी कहा कि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग मई 2020 तक के करेंट अफेयर्स को शामिल किए हैं। तो आपका करेंट अफेयर्स भी यहाँ पर बनते जा रहा है, जानकारी आपको मिलते जा रही है, बिल्कुल अप टू डेट। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट का सेकेंड वॉल्यूम लाएंगे, उसमें और आगे तक का करेंट अफेयर्स हम लोग जोड़ेंगे। 136, भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 2, 3, 1, 4। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है। यह भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। तो इन चारों को चयनित कर लिया गया है। 137, हाल ही में किस संगठन ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है? यह 2020 में जारी किया गया है, 2019 का। तो आपको बतलाना है किस संगठन ने। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो 137 का जवाब दीजिए आप, और ए आंसर हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। 10 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक के साथ मिलकर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है। अब इसमें पूछ देगा कि किसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मिलकर, तो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक के साथ मिलकर इसको जारी किया है। 138 नंबर क्वेश्चन, डेनियल डी रोसी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। वे किस देश के फुटबॉलर हैं? स्पेन, फ्रांस, इटली, डेनिस। बताइए।
इटली के हैं यह, इटली के बहुत बड़े फुटबॉलर, इटली के फुटबॉलर डेनिस डी रोसी, और इन्होंने ही हाल में प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। 139 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है, जो लोगों और संगठनों को ई लर्निंग के लिए संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? विद्यादान, 2 भिक्षादान, 2 शिक्षादान, 2 into 0 या 2 दीक्षादान। मिलता जुलता यहाँ विकल्प दिया गया है और आपको बतलाना है यह भी 2020 की ही करंट अफेयर्स है और वह भी अप्रैल की। तो इसमें आंसर जो है आपने दिया और ए इसका आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2 लॉन्च किया है। तो ए इसका आंसर हो गया। अब साथियों आप 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस देश ने बड़ी टेक कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। तो भारत का भी इसमें नाम है। अब आपको जवाब देना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली इसका आंसर होगा। इटली ने हाल ही में गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय ले लिया है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन वही बन जाएगा कि इटली की सरकार ने 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है, वह कौन सी कंपनी है? तो कंपनी आपको बतलाया जा रहा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जो है वह बन जाता है। तो 150 क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो लगभग इससे 400 से 500 क्वेश्चन बन जा रहा है। विकल्प के अनुसार क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी आपको तोड़ करके बतलाया जा रहा है। तो गूगल और अमेजॉन याद रखिएगा, दूसरे तरीका से क्वेश्चन अगर पूछता है तब। अब 141 नंबर क्वेश्चन जो है आपको देखना है और यह है किस राज्य सरकार ने नेतन्ना नेस्थम योजना लॉन्च किया है? नेतन्ना नेस्थम योजना आपको जवाब देना है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, असम। तो 141 का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में वाई.एस.आर. नेतन्ना नेस्थम योजना लॉन्च किया है। इसके बाद 142 महिला T20 विश्व कप के लिए ICC ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? यूनिसेफ, अंकटाड, UNO, IBRD अर्थात विश्व बैंक। किसके साथ किया है? आपको जवाब देना होगा। 142 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला T20 विश्व कप 2020 के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ, इसका उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण पर फोकस करना है। यह महिला और लड़की के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ चीज है। ए 142 का आंसर। इसके बाद 143, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? चेतन भगत, अरविंद अडीमा, शशि थरूर, प्रभास कुमार। तो 143 का आंसर बताइए आप। 143 का आंसर हो जाएगा सी, शशि थरूर। हाल ही में 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 की घोषणा 2020 में किया गया। शशि थरूर को उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। दूसरे तरीका से परीक्षा में पूछ सकता है कि शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया। तो जो मैंने पुस्तक का नाम लिया वही आपका आंसर हो जाएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। साथियों, अब 144 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। 144 आप लोग क्वेश्चन जो है बना रहे हैं तो उसमें आप सुझाव भी दे सकते हैं। जैसे यह जब ख़त्म होगा तो आप लोग 150 क्वेश्चन जो है वह बना चुके होंगे और 150 क्वेश्चन में कितना आया और किस पोर्शन में आपको ज़्यादा आ गया, कहाँ पर आपको कम आ गया, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो अभी हमको भी आइडिया लगेगा। और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर पूछा जा रहा है। फिर भी अगर उसमें कुछ कमी है तो आप सुझाव दे सकते हैं, उस सुझाव पर अमल जो है वह किया जाएगा। अब 144 क्वेश्चन देखिए। प्रथम ग्लोबल रिफ्यूज फोरम का आयोजन किस शहर में किया गया? यह आपको बतलाना है। हेग, रोम, जिनेवा, नई दिल्ली। 144 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर जिनेवा हो जाएगा। 17 से 18 दिसंबर 2019, ये दिसंबर की बात है, 17 से 18 दिसंबर 2019 के दौरान प्रथम ग्लोबल रिफ्यूज फोरम का आयोजन किया गया। चूँकि इसमें प्रथम शब्द आप देख रहे हैं तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको याद रखना है, जिनेवा। 145 नंबर। थिएटर कलाकार परमानंद साहू का हाल ही में निधन हुआ। वह किस राज्य से थे? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम। 145 नंबर का जवाब आप दीजिए। उड़ीसा हो जाएगा। सी, यह थिएटर कलाकार के रूप में थे और 30 नवंबर को इनकी मृत्यु जो है बालासोर में हुआ था। चर्चित थे इसलिए चर्चित हैं तो सुर्खियों में आ गए और सुर्खियों में आए तो यहाँ क्वेश्चन बन गया। 146 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है? मुंबई सेंट्रल टर्मिनल,
राजेंद्र नगर टर्मिनल, पटना जंक्शन, नई दिल्ली जंक्शन। 146 का जवाब दीजिए। इसका जवाब ए हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल टर्मिनल को भारत का प्रथम, इसमें भी प्रथम शब्द लगा हुआ है तो प्रथम तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है। 147 हाल ही में भवानी मुखर्जी का निधन हुआ, वे किस खेल के प्रमुख कोच थे? क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल। बताइए। 6 दिसंबर 2019 को इनका निधन हो गया था और यह टेबल टेनिस के पूर्व कोच थे। यहाँ पर आंसर जो है वह सी हो जाएगा, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के कोच के रूप में यह थे भवानी मुखर्जी। अब जो है 148 नंबर क्वेश्चन, प्रथम यायावर साहित्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, जम्मू, मुंबई, पुणे। तो जम्मू इसका आंसर हो जाएगा। इसी शहर में इस साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 149 नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार किन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। जवाब दीजिए। संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिम को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। तो 149 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 150, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सुजान निनान और चेतन सिंह। बी है सुजान निनान और विश्वनाथन आनंद। सी चेतन भगत और विश्वनाथन आनंद। डी अरविंद अडिगा और सूरज सिंह। तो बी इसका आंसर होगा, सुजान निनान और विश्वनाथन आनंद। इन्हीं दोनों ने मिल करके इस पुस्तक की रचना किया है। तो यही 150 साथियों क्वेश्चन था। मंजिल पाना है तो कदम तो बढ़ाना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लाइक करना नहीं भूलना है। नए जो हैं वह सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सुझाव भी दें। साथियों, इसी तरह से बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आता रहेगा। यह बीपीएससी 66वीं का प्रैक्टिस सेट जो है वह पूरा हुआ 150 क्वेश्चन का, जिसकी मांग आप लोगों के द्वारा किया गया था। इसी तरह से क्या दूसरा प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और बिहार का आधुनिक इतिहास तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुभकामना।